दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख अ मैरीटाइम अवेकनिंग के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कोविड-19 के चलते जहां पूरी दुनिया हलकान है, तो वहीं चीन अहम समुद्री क्षेत्रों में आक्रामकता से अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। चीन की इस आक्रामकता से इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। ऐसे में भारत के सामने चीन और पाकिस्तान से अपनी स्थलीय सीमाओं के साथ साथ समुद्री सीमाओं की सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुई भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के चतुष्कोणीय समूह क्वाड की बैठक में भी इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता और सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। बैठक में क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के बीच हुई बैठक के बाद जापान भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI पहल के संपर्क स्तंभ में प्रमुख साझेदार बनने के लिए राजी हो गया है। आपको बता दें कि IPOI भारत समर्थित फ्रेमवर्क है जिसका लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने की कोशिश करना है। इसी कड़ी में भारत बीते दिनों हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट यानी जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। इन कवायदों को भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो आइए आज चर्चा करते हैं भारत की समुद्री सुरक्षा की और समझते हैं इंडो पैसिफिक रीजन पर भारत की क्या रणनीति है। दरअसल भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत अपनी समुद्री सीमा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है। साथ ही भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 90% हिस्सा समुद्री मार्ग से संचालित होता है। विभिन्न देशों के साथ भारत की लंबी समुद्री सीमा कई तरह की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी पैदा करती है, जिनमें समुद्री मार्गों से तस्करी करना, समुद्री द्वीपों के निर्जन स्थानों में हथियार एवं गोला बारूद रखना, ऐसे स्थानों का इस्तेमाल देश में घुसपैठ करने और यहां से भागने के लिए करना, अपतटीय एवं समुद्री द्वीपों का प्रयोग आपराधिक क्रियाकलापों के लिए करना आदि शामिल हैं। फिर समुद्री तटों पर भौतिक अवरोधों के न होने और इन तटों के आसपास महत्वपूर्ण औद्योगिक व रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं के मौजूद होने से भी अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा आए दिन पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकी गतिविधियों, सैन्य संघर्ष तथा अवैध घुसपैठ जैसी गतिविधियां देखने में आती रहती हैं। मसलन 2016 में पाकिस्तान द्वारा समुद्र के रास्ते से भारत में घुसपैठ कराने की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया था। इसी तरह 2008 में मुंबई में किए गए टेरर अटैक को कौन भूल सकता है, जिसमें आतंकी समुद्री मार्ग से ही मुंबई में दाखिल हुए थे। दूसरी तरफ चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये ने भी चिंता पैदा कर दी है। अब समझते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में और जानते हैं कि इस पर भारत की रणनीति क्या है। इंडो पैसिफिक, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इंडो यानी इंडियन ओशन या हिंद महासागर और पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जाता है। ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशन और वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और विभिन्न देश इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। इंडो पैसिफिक एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए इसे अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। मौजूदा वक्त में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगभग 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44%, विश्व की कुल आबादी का 65%, विश्व की कुल GDP का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान देते हैं। भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है।
इसमें यह भौगोलिक क्षेत्र के सारे देशों को शामिल करता है और साथ ही उन अन्य को भी जिनका इससे कोई हित जुड़ा है। इसके भौगोलिक विस्तार में भारत इस क्षेत्र में अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका के तटों को शामिल करता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत एक नियम आधारित, मुक्त, संतुलित और स्थिर व्यापार पर्यावरण का समर्थन करता है, जो कि व्यापार और निवेश में दुनिया के सभी देशों का उत्थान करे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति का प्रमुख केंद्र रहा है और भारत हमेशा से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता रहा है। भारत के सहभागी देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया वास्तव में इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक प्लस यानी एशिया प्रशांत प्लस के रूप में देखते हैं। वे दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति मुख्य रूप से चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना चाहते हैं। इस कड़ी में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को पुनर्जीवित करना एक सराहनीय पहल है। इसके अलावा भी भारत हिंद महासागर में अपनी मजबूती बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं। पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर क्षेत्र के संबंध में भारत की नीति में बदलाव आया है। अब भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सामुद्रिक हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की नीति अपना रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में एक अहम पहल SAGAR सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। अपनी इस सागर पहल के जरिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। साथ ही इस रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए सागरमाला परियोजना पर काम किया जा रहा है, ताकि भारत अपनी तटीय अवसंरचना को मजबूत करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके। इस तरह भारत न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को साध सकेगा, बल्कि ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि भारत हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट यानी DCOC में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। दरअसल DCOC समुद्री मामलों पर एक समूह है जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और IOR यानी इंडियन ओशन रीजन से सटे 18 सदस्य देश शामिल हैं। जनवरी 2009 में स्थापित DCOC का उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती पर नियंत्रण करना है। इसी कड़ी में 2017 में सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित जिबूती आचार संहिता के हस्ताक्षरकर्ताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक में एक संशोधित आचार संहिता को अपनाया गया, जिसे जिबूती आचार संहिता में जेद्दा संशोधन या JA के रूप में जाना जाता है। इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में भारत DCOC JA के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे पहले वर्ष 2018 में भारत ने ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क के असेंशन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस बहुपक्षीय समझौते में 30 देश शामिल हैं और इसका संचालन इटली द्वारा किया जाता है। यह नेटवर्क उच्च समुद्र पर वाणिज्यिक यातायात की आवाजाही पर सूचना विनिमय की सुविधा देता है। यह समझौता भारत को हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में सुरक्षा बलों की मदद करेगा। IFC IOR यानी हिंद महासागरीय क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र की स्थापना क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और क्षेत्र के लिए एक समुद्री सूचना हब के रूप में कार्य करके समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से की गई है। लेकिन भारत के सामने समुद्री सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में सवाल है कि ये कौन सी समुद्री चुनौतियां हैं जो भारत के सामने मौजूद हैं। समुद्री क्षेत्र की चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती संगठित अपराधों की है। दरअसल संगठित अपराध के रूप में समुद्री रास्तों से हथियारों, जाली करेंसी, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी आदि सामुद्रिक सुरक्षा के मामले में एक बड़ी चुनौती हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी नशीले पदार्थों की तस्करी अनवरत रूप से जारी रही है। लॉकडाउन के चलते स्थलीय सीमाओं पर होने वाली आवाजाही पर पाबंदी थी, लेकिन इस दौरान समुद्री रास्तों से मादक पदार्थों और मानव तस्करी जारी रही। इसके अलावा दूसरी बड़ी चुनौती समुद्री डकैती की है। दरअसल अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों से भारत के व्यापारिक जहाजों को हमेशा खतरा बना रहता है और कई बार समुद्री डकैती की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वन अर्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों को समुद्री डकैती की वजह से हर साल 7 से 12 अरब डॉलर खर्च करना पड़ता है, जिसमें समुद्री डकैतों को दी जाने वाली फिरौती, जहाजों का रास्ता बदलने के कारण हुआ खर्च, समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए कई देशों की तरफ से नौसेना की तैनाती और कई संगठनों के बजट आदि शामिल हैं।
इसके अलावा एक बड़ा खतरा समुद्री मार्ग से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का भी है, जिसमें भारत भी समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश 26/11 के मुंबई हमले के रूप में झेल चुका है, जिसने भारत की समुद्री सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। इसके अलावा एक अन्य अहम चुनौती स्वतंत्र नौवहन में बाधा की है। असल में चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत भारत के चारों ओर बंदरगाह का विकास कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से जुड़ा एक भू राजनीतिक सिद्धांत है जो चीन की मुख्य भूमि से सूडान पोर्ट तक फैला हुआ है। दरअसल वर्ष 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी शुरू की थी और अब वह अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ्रीका के पूर्वी तट, तंजानिया और केन्या में बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत चीन मालदीव में भारत से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। इसी कड़ी में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी नेवल बेस के रूप में विकसित कर रहा है। इसी तरह से वह कंबोडिया में भी अपना एयर बेस और नेवल बेस बना रहा है। इस तरह की गतिविधियां चीन की भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिशों को दिखाती हैं, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किए जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति पैदा कर दी है, जिसकी वजह से भारत के लिए भविष्य में स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ऐसे में आखिर क्या हो आगे की राह? दरअसल भारत को अपनी समुद्री सीमा को सुरक्षित करने के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए कोशिशें करने की जरूरत है। भारत को इंडो पैसिफिक को एक ऐसे मंच के तौर पर देखना चाहिए जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दो समुद्री छोरों को जोड़ता है। भारत को इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करते हुए सुरक्षादाता की भूमिका अपनानी होगी। चीन एशिया प्रशांत देशों के साथ साथ हिंद महासागर में भारतीय हितों के लिए खतरा बन रहा है। इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभुत्व स्थापित न कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक त्रिकोणीय व्यवस्था जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस या भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की स्थापना करने की दिशा में काम करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन की चुनौती का सामना करने के लिए क्वाड को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। क्वाड में शामिल सभी देश अगर साथ आ जाएं तो चीनी ड्रैगन को आसानी से काबू में किया जा सकता है। दुनिया के तकरीबन सभी देश स्वतंत्र नौ परिवहन को लेकर एक मत हैं, लेकिन विभिन्न देशों में नौ परिवहन की स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसकी वजह कई देशों के कानूनों का इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ यानी IML से अलग होना है। इस मसले पर भारत अन्य देशों के बीच मतभेदों को खत्म करने और एक निश्चित परिभाषा पर सहमत होने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जरूरी है। इसके अलावा भारत को समुद्री सुरक्षा के लिए अपने विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर तेजी से काम करने की जरूरत है। तभी भारत अपने हितों के साथ साथ समुद्री सुरक्षा को भी चाक चौबंद कर सकेगा। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत की क्या रणनीति है? इस क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए उपाय सुझाइए। तो मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद।